गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भूमि संसाधन के बारे में पढ़ा। अगला आप लोगों ने पढ़ के आया होगा, आप लोग सभी लोग पढ़ के आए होंगे। अगला चैप्टर, अगला जो टॉपिक है, अगला संसाधन का मुख्य टॉपिक है, प्राकृतिक संसाधन है, उसका नाम है जल संसाधन। जल संसाधन। बच्चों, जल के बारे में हम सभी जानते हैं। तुम लोगों ने सुना होगा जल ही जीवन है, जल है तो जीवन है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस संसाधन का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। प्रकृति ने हमें ये एक जीवन ही दिया है, एक उपहार दिया है संसाधन के रूप में, जिसका उपयोग हम कई तरह के कार्यों में करते हैं। बच्चों, जल संसाधन आप देखे होंगे, पूरी पृथ्वी पर 3 हिस्से में जल, पूरी पृथ्वी पर 3 हिस्से में जल है, बाकी जमीन पर्वत पठार है। 3 हिस्से जल में हमको पीने लायक जल बहुत ही कम है। लगभग 95% जल तो महासागरों में पाया जाता है, जो लवणीय होता है, जो हम पी नहीं सकते, खारा होता है, नमकीन होता है, उसको हम पी नहीं सकते। बाकी जल आपको नदियों, झीलों, तालाबों में होता है। जल कितना महत्वपूर्ण संसाधन है हमारे लिए, इससे इसी बात का अंदाजा लगाया सकता है कि जब भी आपको प्यास लगती है तो वो सिर्फ पानी ही हमारा प्यास बुझा सकता है और कुछ नहीं। हम खाना के बगैर रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकते। इसलिए पानी, जल संसाधन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। ये एक प्राकृतिक संसाधन है, ये नवीकरणीय संसाधन है, ये आपको पुनः पूर्ति योग्य है। बारिश के पानी से आके नदी तालाबों में भर के ये सब से ये पुनः पूर्ति से इसको नवीकरणीय संसाधन करते हैं। जल का उपयोग आप जानते हैं, जल का उपयोग हर तरह से किया जाता है। जल हमारे पूरे पृथ्वी पर जल कई भागों में पाया जाता है। सबसे अधिक जल महासागरों में पाया जाता है, उसके बाद नदियों, झीलों, तालाबों, उसके बाद भूमि के अंदर, जिसको भूमिगत जल कहते हैं। उसके बाद जल जो होता है, वर्षा का जल होता है, तो वर्षा का जल का उपयोग हम लोग जब तक नीचे नहीं आएगा नहीं करेंगे, वायुमंडलीय जल इसको बोलते हैं। लेकिन इसमें 2 तरह का जल जो होता है, जल संसाधन, उसका हम उपयोग खूब करते हैं। वो होता है भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल। बच्चों, जल संसाधन का उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में किया जाता है। आप देखिए, आप सुबह से उठते हैं तो आपकी शुरुआत जल से ही होती है। पानी पीने, नहाने, मुंह धोने, जितने भी काम हैं, कपड़ा धोने, बर्तन मांजने, खाना बनाने, कंपनियों में मशीनों को ठंडा करने, सिंचाई करने के लिए, ये सारे काम बिना पानी के असंभव है। इसलिए जल संसाधन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल संसाधन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है, योगदान है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब जल हमारे यहाँ उपयोग में, इतने बड़े जल में उपयोग में, आपको इतना पृथ्वी पर 3 हिस्सा जल होने के कारण भी विश्व के कई ऐसे देश हैं जो जल के बिना प्यासे हैं, जल नहीं है। लेकिन आज तकनीक के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर हम जलों को, पानी को पीने लायक बना चुके हैं या बना रहे हैं। अब इसमें मुख्यतः जल को हम 2 ही जल ऐसे प्रकार हैं
जिसका हम उपयोग करते हैं। दो प्रकार के जल, उसमें एक है भूपृष्ठीय जल, पहला है भूपृष्ठीय जल, दूसरा है भूमिगत जल। पहला है भूपृष्ठीय जल, दूसरा है भूमिगत जल। भूपृष्ठीय जल किसे कहते हैं? भू मतलब भूमि और पृष्ठ मतलब उसका सतह, यानी जो पृथ्वी के सतह पर पाए जाते हैं उसे हम भूपृष्ठीय जल कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं समुद्रों का पानी, नदियों, झरनों, तालाबों, नहरों का पानी भूपृष्ठीय जल हो गए। भूमिगत जल वैसे जल जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं, जिसका उपयोग हम लोग सबसे अधिक पीने के लिए करते हैं। भूमिगत जल का उपयोग वो हमें भूमिगत जल कहलाता है। उसकी पूर्ति बारिश के पानी से होती है। बारिश का पानी जब होता है तो उसका कुछ हिस्सा नदी नालों में बह जाता है, कुछ हिस्सा जमीन के भीतर चला जाता है भूमिगत जल में, कुछ हिस्सा वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है। ऐसे वर्षा का जल हमारे जब अंदर जाता है धरती के अंदर, तो वो भूमिगत जल के रूप में हमें पीने के लिए उपलब्ध होता है। उसको उसी से भूमिगत जल जो भूमि के अंदर जल है उसकी पूर्ति होती है, इसलिए वो पुनः पूर्ति योग्य है, यानी नवीकरणीय संसाधन है। इसलिए हमें पीने वाले जल हमेशा जमीन के अंदर शुद्ध मिलते हैं और उसका उपयोग हम बखूबी करते हैं। भूपृष्ठीय जल, ये आपको भूपृष्ठ पर जल जो नदियों पे पाए जाते हैं, इसमें भी वर्षा का जल इनको भरने में नदियों तालाबों में ज्यादा सहायक होता है। वर्षा का जल कुछ भाग समुद्रों में चला जाता है, कुछ भाग वाष्पीकृत हो जाता है, कुछ भाग भूमि के अंदर चला जाता है और कुछ भाग आपको नदियों, झरनों, तालाबों में चला जाता है, तो उसे हम भूपृष्ठीय जल भी कहते हैं। वो नदी तालाबों में काम करता है और उसका उपयोग हम कई तरह के कामों में, बहुत से क्षेत्रों में पीने के लिए या सिंचाई के लिए या बड़े बड़े उद्योगों के लिए, सिंचाई के लिए सब काम करते हैं। बच्चों, जल संसाधन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इतना इसी से लगाया जा सकता है कि देश में सबसे बड़े बड़े शहर, बहुत सारे औद्योगिक शहर, बहुत बड़े बड़े शहर वो नदियों, समुद्रों के किनारे बसे हुए हैं। यानी जल संसाधन का उपयोग हम पहले से ही, बहुत समय से ही करते आ रहे हैं। जैसे हमने सुना होगा हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये सब सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता सब विकसित हुई थी, क्योंकि जल संसाधन के उपयोग करके ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जा सकता था। आपने देखा भारत की खोज हुई थी 1498 ईस्वी में, तो वास्को डी गामा नाव के द्वारा, जल के द्वारा ही, जल संसाधन का उपयोग करके ही भारत में पहुंचा था, भारत का स्थान कालीकट में। तो जल संसाधन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। पृथ्वी पर 3 हिस्सा जल है, 4 हिस्से, पूरे पृथ्वी पे 4 हिस्से में से 3 हिस्सा जल है। इसलिए इतना जल पृथ्वी पर होने के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह। यानी ऊपर से देखने पर पृथ्वी नीला दिखता है अत्यधिक पानी के कारण, क्योंकि समुद्रों में सबसे अधिक पानी पाया जाता है, महासागरों में सबसे अधिक पानी पाया जाता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अब आप लोग समझ गए, भूपृष्ठीय जल जो भूमि के ऊपर है, भूमि की सतह पर जल है, उसे भूपृष्ठीय जल कहते हैं। भूमिगत जल जो भूमि के अंदर जल है, जिसका उपयोग हम हैंडपंप से, बोरिंग से करके पानी पीने योग्य बनाते हैं, उसे हम भूमिगत जल कहते हैं। अगला टॉपिक है आपको जल संसाधन का वितरण। जल संसाधन का वितरण।
जल संसाधन का वितरण। बच्चों हमने बताया जल संसाधन का वितरण। जल संसाधन आपको जब बारिश की पानी होती है तो जलों का कुछ भाग भूमि के अंदर चला जाता है, कुछ भाग वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है, कुछ भाग महासागरों में जाकर गिर जाता है, कुछ भाग हमारे नदियों, झीलों, तालाबों में चला जाता है। तो जल संसाधन का ये वितरण है, कहां कहां जल संसाधन का वितरण हो गया, कहां कहां फैल गया। इसमें हर जल कहीं ना कहीं हमें संसाधनों को हमें प्राप्ति कराते हैं, उससे हमको संसाधन, हमारे संसाधन बचे रहते हैं। जैसे अगर नदियों में, नहरों में, तालाबों में जाते हैं तो उससे बहुत सारे किसान सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। समुद्रों में जाते हैं, नदियों में बड़े बड़े जाते हैं तो उसके जलीय जीव जो हमारे हमें संसाधन के रूप में उपलब्ध होते हैं उनको वो लाभ पहुंचाते हैं, उनसे वो लाभ मिलता है, हमारे जल संसाधन से उन जानवरों को लाभ मिलता है। दूसरी बात, जल संसाधन का वितरण। भारत का, बिहार की लगभग बहुत सारी जल का सबसे अधिकांश भाग हमारे गंगा नदी में पाया जाता है। इधर से होने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों में बिहार का अत्यधिक जल चला जाता है। जल का वितरण, कुछ जल हम भूमिगत जल से प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ महासागर नहीं है तो या तो हम वर्षा के पानी या नदियों के पानी, तालाब का पानी या भूमिगत जल का उपयोग हम कर सकते हैं। हमारे बिहार में उपयोग हेतु, भंडारण हेतु नदी, तालाब ये महत्वपूर्ण है, जहां हम जल संसाधन को भंडारण कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। भारत में 16% जनसंख्या निवास करती है। पूरे विश्व की जनसंख्या की 16% भारत में निवास करती है। कुल जनसंख्या की जनसंख्या की 16%, विश्व की कुल जनसंख्या की 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। लेकिन भारत में कुल पीने वाले जल का कुल पीने योग्य जल 4%, यानी विश्व की कुल जनसंख्या का 16% हम यहाँ निवास करती है जनसंख्या, लेकिन कुल पीने योग्य जल का 4% ही हमारे भारत में उपयोग होता है। आपको मानिसरात अरुणाचल प्रदेश में जहां अत्यधिक बारिश होती है, वहां पर छतों पे भंडारण करके, तालाबों में भंडारण करके पीने योग्य पानी, 25% पानी वहां के पीने योग्य छतों में भंडारण करके वर्षा का पानी उसका उपयोग किया जाता है। इसलिए कुल पीने योग्य जल का 4% ही भारत में पानी पीने योग्य है। आगे हमारा है अगला टॉपिक, जल संसाधन का वितरण हो गया। अब अगला टॉपिक है आपको जल संसाधन का उपयोग। जल संसाधन का उपयोग। मैंने पहले ही बताया जल संसाधन का उपयोग। आप लोग जल संसाधन का, हम लोग अगर सुबह से उठते हैं तो हम लोग जल पे ही निर्भर करते हैं। पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए जल संसाधन का अत्यधिक उपयोग है। हमारे यहाँ इसके अलावा जल संसाधन का उपयोग खेतों में सिंचाई करने के लिए, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में मशीनों को ठंडा करने के लिए,
घर में, बाहर जितने भी हमारे औद्योगिक काम है, सब में जल की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जल, जैसे आप लोगों ने कभी कभी बाढ़ देखा हो, तो ये जल अत्यधिक, बारिश अत्यधिक जल होने के कारण कभी कभी बाढ़ भी आती है, तो जल हमें कभी कभी बहुत ज्यादा नुकसान भी करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर भी जल संसाधन का उपयोग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जल का उपयोग आप देखिए, हर जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम लग रहे हैं, आपको मकान बनवाना हो जल चाहिए, रोड बनवाना हो जल चाहिए, कंपनी कोई लगाना हो, कोई उद्योग धंधे करना हो जल चाहिए, पीने के लिए, बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, सबके लिए जल की आवश्यकता होती है। मानवीय उपयोग में जल की बहुत ही उपयोग है, लेकिन जल के अत्यधिक दोहन से, अत्यधिक जल बर्बाद करने से जल की समस्या उत्पन्न हो गई, जल संकट उत्पन्न हो गया है। क्योंकि हम उपयोग के साथ साथ उसका दुरुपयोग भी करते हैं। जहां जितना जल की जो आवश्यकता होती है, घरों में हम अगर हमको पीना हो, आधा गिलास प्यास लगा हो, तो हम 1 गिलास पानी लेते हैं, आधा गिलास पीते हैं, आधा गिलास फेंक देते हैं, तो वो जल का दोहन हुआ, तो जल नीचे गिरते ही वो गंदा हो गया, वो पीने योग्य नहीं रहा। तो ऐसे से बहुत सारी बात है जो हम जल का अत्यधिक दोहन करते हैं, इसीलिए हमारा भौम जल स्तर, भूमिगत जल स्तर जो है वो नीचे चला जा रहा है। पहले हमारे यहाँ 25 फीट 30 फीट पर पानी पीने योग्य आता था, आज 200 फीट 250 फीट आपको नीचे जा रहे हैं पंप। इसलिए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य के लोगों के लिए जल संकट की समस्या और उत्पन्न हो सकती है। तो जल संसाधन का उपयोग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल संसाधन का उपयोग आप समझ गए, किस तरह से जल संसाधन का उपयोग होगा। अब हम पढ़ेंगे जल संसाधन में बहुउद्देशीय परियोजना। अगला टॉपिक है आप लोग का बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए इस शब्द से ही क्लियर है, बहु मतलब बहुत और उद्देश्य मतलब उद्देश्य, यानी एक साथ कई सारे उद्देश्यों की प्राप्ति जब हो तो उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसे हम नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं, उसी को हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। दोनों नाम सेम है, बराबर है। बहुउद्देशीय परियोजना कहे या नदी घाटी परियोजना कहे, तो इसका क्या होगा, जब एक साथ लिखिए, जब एक साथ कई सारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। परियोजना कहते हैं जब एक साथ कई सारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना है क्या, बहुत सारी नदियों पे डैम बना के, बांध बना के, आपने सुना होगा डैम बना के, बांध बना के बहुउद्देशीय परियोजना को सफल बनाया जाता है। जैसे कैसे, अगर किसी नदी पर हम बांध बना देते हैं तो बांध बनाने से
कई सारे उद्देश्यों की प्राप्ति एक साथ हो जाती है। जैसे सिंचाई के लिए हमेशा पानी, बाढ़ से बचाव, जैसे देखिए सिंचाई, बाढ़ से बचाव, विद्युत उत्पादन, आ रहा है, सिंचाई, बाढ़ से बचाव, विद्युत उत्पादन। यानी जब किसी नदी पर बांध बनाया जाता है, डैम बनाया जाता है, तो कई तरह के उद्देश्यों की प्राप्ति एक साथ रहती है। सबसे पहले सिंचाई के लिए हमेशा हमको पानी मिलता है, हमेशा पानी मिलता है। दूसरी बात, बाढ़ से हमेशा बचाव होता है, बाढ़ आने की समस्या लगभग समाप्त हो जाती है। विद्युत उत्पादन, डैम से हम विद्युत उत्पादन कर पाते हैं, जल विद्युत उत्पादन कर पाते हैं। तो ये इतने सारे उद्देश्यों की प्राप्ति हमें एक साथ जाती है नदी घाटी परियोजना से। किसी नदी पर, इसमें बहुत सारी नदी घाटी परियोजना है, ऐसे भाटा नांगल नदी परियोजना, हीराकुंड नदी परियोजना, तुंगभद्रा नदी परियोजना, ये सारे बहुत सारे नदी परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, जिससे हम पूरे भारत में इससे लाभ मिलता है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि नदी घाटी परियोजनाएं हमारे भारत की मंदिर हैं। उन्होंने भारत का मंदिर कहा था नदी घाटी परियोजनाओं को। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारत की नदी घाटी परियोजना भारत का मंदिर है, उन्होंने इसको भारत का मंदिर कहा। तो वैसी योजनाएं जब एक साथ कई सारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए तो उसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आता है। सिंचाई, बाढ़ से बचाव, विद्युत उत्पादन, ये सारे उद्देश्यों की प्राप्ति हमें एक बांध बनाने से हो जाती है, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। हम जल संसाधन में बहुउद्देशीय परियोजना तक पढ़े। आगे के वीडियो में मैं इसके बाद आगे आपको जल संरक्षण के बारे में बताऊंगा। जल बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, कहाँ कहाँ है, वो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पढ़ने के लिए। तो इस आगे वीडियो में बताऊंगा। आप लोग इसके बाद बहुउद्देशीय परियोजना के जो चैप्टर है उसके बाद आप लोग घर से रिवाइज करके आइएगा, किताब पढ़ के आइएगा ठीक से, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। और मैं अगले वीडियो में आपको नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं भारत में उसके बारे में बताऊंगा, जल संरक्षण के बारे में बताऊंगा। आप लोग उसका लाभ लीजिए। धन्यवाद।